नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने स्ट्रक्चर को लेके कुछ बेसिक बातें डिस्कस कर ली थी। स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल कैसे बनाते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से हम स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करवाते हैं। स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल जब मेमोरी में बनता है, तो कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, मेमोरी कितने बाइट ऑक्यूपाई करेगा, उस केस में हमने पैडिंग वाले कांसेप्ट को भी देखा था। फिर हमने देखा था कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर का स्ट्रक्चर के साथ में किस तरीके से बिहेव होता है, एरे ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। इन सारी बातों को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर और फंक्शन किस तरीके से बिहेव करते हैं, और आखिरी में हम डिस्कस करेंगे कि सी और सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जब हम स्ट्रक्चर के नेस्टिंग की बात करते हैं, तो हमें पता है कि उससे पहले हमने इफ की नेस्टिंग भी देखी होगी। जब हम इफ की नेस्टिंग की थी, या जिसको हमने नेस्टेड इफ बोला था, तो इसका सिंपल सा मतलब ये था कि हमारे पास इफ है, और इस इफ की बॉडी के अंदर अगर कोई दूसरा इफ डिफाइन कर दिया जाए, तो इसको हम क्या बोलते थे? नेस्टेड इफ बोलते थे। ऐसे हमने लूप की भी नेस्टिंग की है, और जब लूप की नेस्टिंग हमने की थी, तो हमने देखा था कि ये लूप है, और इस लूप की बॉडी के अंदर अगर वापस से लूप डिफाइन कर दिया जाए, तो इसको हम क्या बोलते थे? नेस्टेड लूप बोलते थे। कि ये हमारा लूप है, इस लूप की बॉडी के अंदर वापस से क्या है? लूप। तो ये नेस्टेड लूप होता था, जहाँ पर जो पहला वाला जो लूप होता था, उसको हम आउटर लूप बोला करते थे, और अंदर वाले लूप को हम क्या बोलते थे? इनर लूप बोलते थे। सेम तरीके से अगर आपके पास कोई एक स्ट्रक्चर है, और उस स्ट्रक्चर के अंदर आप दूसरा स्ट्रक्चर डिफाइन कर देते हो, तो उसको आप क्या बोलोगे? नेस्टेड स्ट्रक्चर बोलोगे। तो लिखा है कि ए नेस्टेड स्ट्रक्चर इज ए स्ट्रक्चर दैट कंटेन अनदर स्ट्रक्चर एज वन ऑफ इट्स मेंबर। कि जो दूसरा स्ट्रक्चर है, वो एज ए मेंबर इसमें रखा जाएगा। इन अदर वर्ड्स, व्हेन a structure is declared inside another structure, then it is called nested structure। आप इस बात को यूं समझिए कि सपोज करो, हमें किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाना है। तो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाने के लिए हमने एक नया डेटा टाइप बनाया, और मान के चलते कि उसका नाम हमने रखा है स्टूडेंट, और उसके अंदर कुछ मेंबर हमने डिफाइन किए हैं। लेट्स से रोल नंबर, नेम स्टोर करवा रहे हैं, तो हमने केर टाइप का एक एरे ले लिया। नेम साइज हमने दी है 30, और इसके अलावा हम इसकी डेट ऑफ बर्थ को क्या करवाना चाहते हैं? स्टोर करवाना चाहते हैं। हमें पता है कि जब हम डेट ऑफ बर्थ को स्टोर करवाते हैं, तो डेट ऑफ बर्थ में डे आता है, डे के अलावा आपका मंथ आता है और ईयर आता है। तो डे को स्टोर करवाने के लिए एक इंट टाइप का वेरिएबल बना लेंगे, मंथ को स्टोर करवाने के लिए एक इंट टाइप का वेरिएबल बना लेंगे, और ईयर को स्टोर करवाने के लिए भी एक इंट टाइप का वेरिएबल बना लेंगे। तो हमने एक इंट टाइप का वेरिएबल बनाया, लेट्स से डे नाम से। फिर एक इंट टाइप का वेरिएबल बनाया हमने मंथ नाम से, और फिर एक और इंट टाइप का वेरिएबल बनाया हमने ईयर नाम से। तो इस तरीके से हमने एक नया डेटा टाइप तैयार किया है, किस नाम से? स्टूडेंट नाम से। टोटल कितने मेंबर है इसके अंदर? तो आप कहोगे टोटल इसके अंदर 5 मेंबर है। रोल नंबर, नेम, डे, मंथ और ईयर। अगर आप इसमें डेटा रखोगे, तो ऑब्वियसली आप रोल नंबर, नेम, डे, मंथ और ईयर में आप डेटा रख पाओगे। लेकिन जब आप इसको बारीकी से देखोगे, तो पाओगे कि जो ये आपके 3 मेंबर हैं, ठीक है? डे, मंथ और ईयर, ये तीनों एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड है। ये क्या है? एक दूसरे से रिलेटेड है। जब ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, तो इन्हें क्यों खुला छोड़ा है? इनको भी हम क्या कर सकते हैं? एक जगह बाइंड कर सकते हैं, और जब हमें इनको एक जगह बाइंड करना होगा, तो हमें एक और नया डेटा टाइप तैयार करना पड़ेगा, और उस डेटा टाइप के अंदर हमें 3 मेंबर रखने होंगे, डे, मंथ और ईयर। कैसे डिफाइन करेंगे इसको? देखो, आपने एक नया डेटा टाइप तैयार किया है, लेट्स से डेट के नाम से, और उस डेट डेटा टाइप में आप 3 मेंबर रख रहे हो, डे, मंथ एंड ईयर। एंड ईयर। और उसके बाद आप एक और नया डेटा टाइप तैयार कर रहे हो, लेट्स से स्टूडेंट नाम से, और इस स्टूडेंट डेटा टाइप में आपने एक मेंबर लिखा है, इसका नाम रोल नंबर है। दूसरा जो मेंबर है वो नेम है, इसकी साइज आपने 30 मेंशन की है। और तीसरा मेंबर जो आपने बनाया है, ठीक है, वो डेट टाइप का वेरिएबल आपने बनाया है। तो आपने लिखा डेट एंड लेट्स से DOP। इस तरीके से आपने इसको डिफाइन किया है। जब इस तरीके से आपने इसको डिफाइन किया है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल, लेट्स से आपने स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल बनाया S1।
तो आप मुझे बताओ कि जब S1 बनेगा तो S1 के अंदर टोटल कितने मेंबर? तो आप कहोगे S1 के अंदर 3 मेंबर है, रोल नंबर, नेम और DOB। लेकिन जो ये DOB है वो किस टाइप का आपका? डेटा टाइप का है। दैट मीन्स जब DOB बनेगा तो वो डेटा टाइप का, और डेट टाइप का बनेगा तो उसके अंदर वापस से कितने मेंबर आ जाएंगे आपके? 3 मेंबर आ जाएंगे। दैट मीन्स जब आपका S1 वेरिएबल बनेगा तो S1 एक बड़ा सा मेमोरी ब्लॉक होगा, ठीक। कितना होगा? हर एक मेंबर की साइज के सम के बराबर, जिसके अंदर जो पहला मेंबर है वो क्या आपका? रोल नंबर। तो पहला मेंबर है आपका रोल नंबर, दूसरा मेंबर है आपका नेम, और तीसरा मेंबर है आपका DOB। और जो DOB है वो DOB का नेचर क्या है आपका? तो आप कहोगे कि DOB का नेचर कैसा है आपका? डेटा टाइप का है। और डेटा टाइप का जब कोई वेरिएबल बनेगा तो उसके अंदर वापस से कितने मेंबर होंगे? 3 मेंबर होंगे। तो यहाँ पर वापस से 3 मेंबर है आपके पास, डे, मंथ एंड ईयर। डे, मंथ एंड ईयर, इस तरीके से वापस से इसके अंदर कितने मेंबर है? 3 मेंबर है। अगर आपको इस रोल नंबर में डेटा रखना है तो आप सबसे पहले किसके पास जाओगे? S1 के पास। S1 डॉट रोल नंबर, लेट्स से आपने लिखा 101, तो S1 के रोल नंबर में क्या चला जाएगा? 101। तो यहाँ पर डेटा आया आपके पास 101। उसके बाद आप इस नेम में डेटा रखना चाहते हो, तो नेम में डेटा रखने के लिए आप S1 डॉट नेम लिखोगे तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में नहीं आ सकता। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था। तो हमने सपोज करो strcpy फंक्शन का यूज किया यहाँ पर। तो हमने strcpy फंक्शन का यूज किया। सबसे पहले आपकी डेस्टिनेशन स्ट्रिंग आती है, और डेस्टिनेशन स्ट्रिंग क्या है? डेटा कहाँ पर आना है? नेम में। तो S1 डॉट नेम, और उसके बाद आती है आपकी सोर्स स्ट्रिंग। मान के चलो आपने लिखा है कमलेश, इस तरीके से। तो होगा क्या? इस कमलेश को कहाँ पहुंचा दिया जाएगा? S1 डॉट नेम में। तो यहाँ पर आपका डेटा क्या आ जाएगा? कमलेश। उसके बाद आपको डेटा रखना है इस डे में, और इस डे तक पहुंचने के लिए सबसे पहले किसके पास जाओगे? S1 के पास। S1 से कहाँ जाओगे? DOB के पास। तो DOB से कहाँ जाओगे? डे के पास। तो इस तरीके से आप यहाँ पर 2 बार डॉट ऑपरेटर का यूज करोगे। इस बात का आप ध्यान रखोगे, क्योंकि DOB जो है वो किस टाइप का मेंबर है, ठीक है? तो आप कहोगे कि वो S1 का मेंबर है, तो उसके मेंबर को एक्सेस करने के लिए किसका यूज किया हमने? डॉट ऑपरेटर का। अगेन जो डे है वो किसका मेंबर है? DOB का। तो इस DOB के थ्रू डे को एक्सेस करने के लिए अगेन हमने किसका यूज किया यहाँ पर? डॉट ऑपरेटर का। असाइन लेट्स से 11। तो यहाँ पर डेटा क्या चला जाएगा? 11। फिर अगर आप मंथ को एक्सेस करना चाहते हो तो S1 डॉट DOB डॉट मंथ असाइन लेट्स से 12, और उसके बाद S1 डॉट DOB डॉट ईयर असाइन 1998। तो इस तरीके से इन तीनों मेंबर में भी आपका डेटा चला जाएगा, 11, 12 एंड 1998। तो आपने क्या किया? एक स्ट्रक्चर था आपके पास, इस स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर जो वेरिएबल है वो आपने एज ए मेंबर बना दिया। तो इस कंसेप्ट को आप क्या बोलोगे? यहाँ पर नेस्टेड स्ट्रक्चर बोलोगे। ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि आप इस तरीके से लिखो। आप चाहो तो इस पूरे के पूरे डेट टाइप का जो आपका स्ट्रक्चर है उसको भी आप किसके अंदर डिफाइन कर सकते हो? स्टूडेंट के अंदर डिफाइन कर सकते हो। कैसे करोगे? ऐसे आपने नया डेटा टाइप तैयार किया स्टूडेंट नाम से। उस स्टूडेंट के अंदर आपने को 3 मेंबर रखने हैं। सबसे पहला मेंबर आपने रखा रोल नंबर, दूसरा मेंबर आपने रखा कैरेट टाइप का एरे, और तीसरा मेंबर आपको रखना है यहाँ पर डेटा टाइप का DOB। लेकिन डेट टाइप का बना नहीं है, तो सबसे पहले आपको डेटा टाइप का नया डेटा टाइप तैयार करना पड़ेगा। आपने लिखा स्ट्रक्ट डेट एंड इंट डे मंथ एंड ईयर। नया डेटा टाइप डेट टाइप का कैसा होगा ये आपने बता दिया, और उसके बाद इसका तीसरा मेंबर आप बना दीजिए, डेट एंड DOB। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है? अब इसको ऊपर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उससे पहले ये डेट डिफाइन नहीं किया था। तो जब आपने डेट लिखा उससे पहले ये तो पता होना चाहिए कि डेट क्या है। तो डेट क्या है? एक नया डेटा टाइप है। किसकी हेल्प से बना है? स्ट्रक्चर की हेल्प से। कितने मेंबर है? 3 मेंबर, डे, मंथ और ईयर। जब आप इस वाले केस में आप स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल बनाओगे, ठीक है, तो पुराने वाले में और इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है? ये सेम तरीके से आपका काम करेगा। वो यहाँ पर आपका रोल नंबर होगा, नेम होगा एंड DOB होगा। और DOB में अगेन आपके 3 मेंबर होंगे यहाँ पर,
डे, मंथ एंड ईयर। इस तरीके से आपके यहाँ पर 3 मेंबर होंगे। क्या नुकसान है इसका? एक नुकसान आपको देखने को मिलेगा, अभी जो आपका डेट है, इस डेट को केवल और केवल कौन यूज़ कर सकता है? आपका स्टूडेंट यूज़ कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपने इसको किसके अंदर बनाया है? तो आप कहोगे कि हमने इसको इस स्टूडेंट की बॉडी के अंदर बनाया है। मतलब इस ब्लॉक के बाहर आप कहीं पर भी इस डेट को नहीं लिख पाओगे। और जो पुराने वाला केस था, इस पुराने वाले केस में आपने डेट को इस स्टूडेंट की बॉडी के बाहर डिफाइन किया था, मतलब इसको कोई भी क्या कर सकता है? यूज़ कर सकता है। जिस किसी को भी अगर डेट से रिलेटेड कोई भी काम करना है, तो वो इस डेट नाम के नए डेटा टाइप को यूज़ कर सकता है, जबकि इस वाले केस में वो इस नए डेटा टाइप को यूज़ नहीं कर सकता। एक और बात ध्यान रखना आप, आपने यहाँ पर डेट टाइप का एक वेरिएबल बनाया डीओबी। अब जब आपने यहाँ पर डेट टाइप का वेरिएबल बनाया, तो उससे पहले ये डेट डिफाइन हो जाना चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पर इस डेट को इस स्टूडेंट से पहले डिफाइन किया है। अगर आप इस डेट को स्टूडेंट के बाद डिफाइन करोगे, तो आपके पास एरर आ जाएगी, वो समझ नहीं पाएगा कि डेट क्या है। तो डेट क्या है, यहाँ तक जब आपका कंट्रोल पहुंचे, तो उससे पहले उसको पता होना चाहिए कि डेट एक नया डेटा टाइप है। तो इस तरीके से आप किसको यूज कर सकते हो? नेस्टेड स्ट्रक्चर को आप यूज कर सकते हो। मैं आप चाहो तो इसका कंप्लीट कोड भी लिख लेते हैं, ठीक है? मैं लिख देता हूँ। लेट्स से हमने एक नया डेटा टाइप तैयार किया, डेट। अलग एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। लेट्स से मेरे को इस बार एक एम्प्लॉय की डिटेल स्टोर करवानी है, ठीक है? और जब मैं एम्प्लॉय की डिटेल स्टोर करवा रहा हूँ, तो एम्प्लॉय की डिटेल कुछ इस तरीके से स्टोर करवानी है कि मुझे एम्प्लॉय की आईडी चाहिए, एम्प्लॉय का नेम चाहिए, एम्प्लॉय की सैलरी चाहिए, और इसके अलावा एम्प्लॉय का एड्रेस चाहिए। और जब एम्प्लॉय का एड्रेस डिफाइन किया जाएगा, तो एड्रेस में उसके हाउस नंबर होंगे, उसका डिस्ट्रिक्ट होगा, और इसके अलावा उसका पिन होगा। मतलब एड्रेस के अंदर वापस से कितने मेंबर होने चाहिए? 3 मेंबर होने चाहिए। तो इस एम्प्लॉय में टोटल कितने मेंबर होंगे? 4 मेंबर होंगे। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी एंड एड्रेस। और जो एड्रेस है वो वापस से आपका कैसे बना है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की हेल्प से बना है। तो सबसे पहले आपको एड्रेस नाम का एक नया डेटा टाइप तैयार करना पड़ेगा। आपने लिखा स्ट्रक्ट एड्रेस, एंड यहाँ पर आपने लिखा इंट हाउस नंबर, एच नंबर से डिनोट किया है। उसके बाद कैर डिस्ट्रिक्ट, कैपेसिटी आपने 20 मेंशन की है। देन आपने लिखा है लॉन्ग इंट, लिख लीजिए पिन को पिन। फिर आपने एक और नया डेटा टाइप तैयार किया एम्प्लॉय नाम से। एम्प्लॉय के अंदर कितने मेंबर? तो आप रखोगे 4 मेंबर। सबसे पहला आपका इंट टाइप का एम्प्लॉय आईडी, फिर एक कैरेक्टर एरे ले लीजिए नेम के लिए। नाम आपने रखा ईएमपी नेम, कैपेसिटी लेट से 30 मेंशन की है। उसके बाद आपने फ्लोट टाइप का एक मेंबर बनाया है सैलरी के लिए, और फिर एड्रेस के लिए आपने एड्रेस टाइप का एक मेंबर बनाया लेट से ए डबल डी नाम से। तो इस तरीके से आपका नया डेटा टाइप बनके तैयार है नेस्टेड स्ट्रक्चर की हेल्प से। मैन फंक्शन लिया, ये सब कुछ आपने मैन के बाहर लिखा है। अगर आप इनको मैन फंक्शन के अंदर लिखोगे तो लिख सकते हो, लेकिन उस केस में मैन के अलावा और कोई भी इन्हें यूज नहीं कर पाएगा। आप चाहते हो कि नहीं कोई भी इनको यूज कर सके, इसलिए हमने इनको मैन फंक्शन के बाहर डिफाइन किया है। और आपने यहाँ से एम्प्लॉय टाइप का एक वेरिएबल बनाया है लेट्स से ईएमपी नाम से। उसके बाद आप डेटा रखना चाहते हो। जब आप डेटा रखना चाहते हो तो 2 तरीके आपके पास, या तो आप डिक्लेरेशन के टाइम पे इनिशियलाइज करवा दो, या फिर आप डॉट ऑपरेटर की हेल्प से इनिशियलाइज भी करवा सकते हो, और डॉट ऑपरेटर की हेल्प से आप यूजर से इनपुट भी करवा सकते हो। मैं यहाँ डिक्लेरेशन के टाइम पे इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ। हमने लिखा असाइन, सबसे पहला मेंबर आएगा आपका एम्प्लॉय आईडी, लेट्स से एम्प्लॉय आईडी इज 2001। देन नेम, नेम आपने लिखा लेट्स से कमलेश कुमार। के बाद आपका तीसरा मेंबर क्या है? सैलरी। सैलरी आपने लिखी है 12,048.85। इस तरीके से आपने तीसरा मेंबर। और चौथा जो मेंबर है, ठीक है, वो एड्रेस टाइप का बना है। मतलब उसके अंदर वापस से कितने मेंबर आएंगे? 3 मेंबर आएंगे, मतलब सेटो वैल्यू आएगी। और जब सेटो वैल्यू आएगी तो आपको वापस से कर्ली ब्रेसेस के सेट का यूज करना है। हाउस नंबर, लेट से हाउस नंबर आपने लिखा है यहाँ से 23। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, लेट से आपने लिखा जयपुर। आप डबल कोट्स में एनक्लोज कर दीजिए जयपुर। और उसके बाद आपने पिन, लेट से पिन आपने लिख दिया 301523। के बाद कर्ली ब्रेसेस क्लोज एंड कर्ली ब्रेसेस
क्लोज, ठीक है। आप से कन्फर्म एड्रेस मत समझ लेना कि ऐसा ही है, हमने रैंडमली यहाँ पर डेटा लिखा है। तो यहाँ से डेटा जा चुका है, अब आपको इसको क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करवाने के लिए आप ओके सी आउट, सबसे पहले आपको एम्प्लॉय की आईडी प्रिंट करवानी है। तो मैसेज दिया आपने एम्प्लॉय आईडी एंड emp डॉट emp आईडी एंड एंड ऑफ लाइन मैनिपुलेटर का यूज किया। उसके बाद आपने लिखा है एम्प्लॉय नेम, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ नेम, और आपने लिखा emp डॉट emp नेम एंड एंड ऑफ लाइन मैनिपुलेटर, देन सैलरी emp डॉट सैलरी। के बाद आप एड्रेस लिखोगे, एड्रेस में सबसे पहले आप हाउस नंबर, तो हाउस नंबर एंड आपने लिखा emp डॉट ADD डॉट H नंबर। ये भी लास्ट प्रीवियस एग्जांपल में हम सीख के आ चुके हैं कि इस तरीके से हम जो मेंबर के अंदर मेंबर होते हैं उनको हम एक्सेस करते हैं। फिर हमने लिखा सी आउट डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पर बैठा है, तो आप लिखोगे emp डॉट ADD डॉट DIST एंड एंड ऑफ लाइन मैनिपुलेटर। और फाइनली आपने लिखा है पिन एंड emp डॉट ADD डॉट पिन रिटर्न 0 एंड प्रोग्राम एंड। इस तरीके से आप नेस्टेड स्ट्रक्चर वाले कंसेप्ट को आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर है, और सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग लिख रखा है, ठीक है, कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर पॉइंटर टू स्ट्रक्चर एज ए मेंबर हो, वो भी सेम टाइप का। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर बोलेंगे। हम सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर को समझे उससे पहले मेरे कुछ सवाल है, आप उनका जवाब दीजिए। सपोज करो हमने एक नया डेटा टाइप तैयार किया है जिसका नाम डेमो रखा है, और डेमो के अंदर हमने एक मेंबर रखा है ए, दूसरा मेंबर हमने रखा है बी, दोनों इंट टाइप के हैं, और तीसरा मेंबर हमने रखा है डेमो टाइप का, लेट्स से टी। इस तरीके से हमने एक नया डेटा टाइप तैयार किया है। अब मैं यहां से डेमो टाइप का एक वेरिएबल बनाता हूं, डेमो टाइप का वेरिएबल बनाया लेट्स से D1। तो बताओ ये D1 मेमोरी में कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। अगर आप सही समझ रहे हो, ठीक है, तो आप कहोगे कि हम तो डिटरमाइन ही नहीं कर सकते कि आपका D1 मेमोरी में कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। कैसे डिटरमाइन नहीं कर सकते, देखो आपने नया डेटा टाइप तैयार किया, नए डेटा टाइप में पहला मेंबर किस टाइप का, इंट टाइप का, कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, 4 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। दूसरा मेंबर आपका इंट टाइप का कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, 4 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। तीसरा मेंबर आपका किस टाइप का, डेमो टाइप का। बताओ डेमो टाइप का जो वेरिएबल है वो मेमोरी में कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। आप नहीं बता सकते कि डेमो टाइप का जो वेरिएबल है वो मेमोरी में कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि वो कितनी करता है, अपने हर एक मेंबर की साइज के सम के बराबर। इसके अंदर आप कितने मेंबर मानोगे, 2 की 3, ठीक है। तो आप कहोगे कि ये 3 मेंबर है। अब जब ये 3 मेंबर है तो तीसरे वाले मेंबर की साइज ही तो हमें नहीं पता है, और हो सकता है कि इसके नीचे भी तो कुछ मेंबर हो सकते हैं। तो इस केस में जब आप सेम टाइप का इसके अंदर मेंबर बनाते हो तो उस केस में आप कभी भी इसकी साइज डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसलिए जब आप इस टाइप का स्टेटमेंट लिखते हो तो वो हमेशा क्या होती है, आपके पास एरर होती है। हमेशा क्या होती है, एरर होती है। लेकिन अगर इस डी को मैं पॉइंटर बना दूं, इस डी को मैं पॉइंटर बना दूं, और जैसे मैंने डी को पॉइंटर बनाया तो हमें पता है कि पॉइंटर तो भले ही किसी भी टाइप का हो, ठीक है, वो तो हमेशा फिक्स साइज का होता है। वो तो हमेशा कैसा होगा, आपका फिक्स साइज का होगा, भले ही वो किसी भी टाइप का हो, वो चाहे प्रिमिटिव टाइप का हो, वो चाहे नॉन प्रिमिटिव टाइप का हो। क्योंकि पॉइंटर का काम क्या है, मेमोरी लोकेशन को या एड्रेस को होल्ड करना। अब जब मेमोरी लोकेशन या एड्रेस को होल्ड करेगा, ठीक है, तो चाहे वेरिएबल आपका प्रिमिटिव टाइप का हो, चाहे वेरिएबल आपका नॉन प्रिमिटिव टाइप का हो, ठीक है, उसका जो एड्रेस होगा वो तो अनसाइंड इंटीजर
की रेंज में ही आएगा, और जब वो अनसाइंड इंटीजर की रेंज में आएगा तो उस केस में अगर आप 32 बिट आर्किटेक्चर को यूज कर रहे हो तो आपका पॉइंटर 4 बाइट का हो जाएगा, और अगर आप 16 बिट आर्किटेक्चर की बात कर रहे हो तो आपका पॉइंटर यहाँ से 2 बाइट का हो जाएगा। चूंकि पॉइंटर आपका फिक्स साइज का होता है, इसीलिए आप किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर सेम टाइप का पॉइंटर टू स्ट्रक्चर आप इसके अंदर रख सकते हो, और जब आप सेम टाइप का पॉइंटर टू स्ट्रक्चर उसके अंदर एज ए मेंबर रखते हो, ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं यहाँ पर सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे इसको हम? सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। क्यों बोला सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर? क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर जो अपने आप को क्या कर रहा है? पॉइंट कर रहा है। अरे आप गौर से देखो, जब इस डी के अंदर एड्रेस आएगा तो डी के अंदर जो एड्रेस आएगा वो किस टाइप के ब्लॉक का आएगा? तो आप कहोगे डेमो टाइप के ब्लॉक का। और जब ये डेमो टाइप के ब्लॉक का एड्रेस आएगा तो डेमो तो ये क्या है? खुद ही तो है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। और ये सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर का जो यूज होता है जब हम कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तब हमें बहुत काम में इसको लेते हैं। जैसे लिंक लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या एरे या स्टैक या क्यू को हम लिंक लिस्ट की हेल्प से जब इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, तब हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ध्यान रखोगे, स्ट्रक्चर के अंदर सेम टाइप का नॉर्मल वेरिएबल नहीं हो सकता, लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर सेम टाइप का पॉइंटर वेरिएबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल की साइज फिक्स होती है, ठीक है, वो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंटर के आगे जो डेटा टाइप लगाते हैं हम, उससे इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि वो मेमोरी कितने बाइट लेगा, उससे इस बात का फर्क पड़ता है कि इस पॉइंटर के अंदर एड्रेस कैसा आएगा। जैसे मान के चलो आपने कैर टाइप का एक पॉइंटर बनाया, लेट से पी, तो ये पी मेमोरी में कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, इस बात से इस कैर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके, ठीक है। वो तो अभी भी कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा? 4 बाइट ही मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। फर्क इस बात से पड़ेगा कि इस पी के अंदर जो एड्रेस आएगा वो किस टाइप के ब्लॉक का आएगा? कैर टाइप के ब्लॉक का आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो मान के चलो हमने एक नया डेटा टाइप तैयार किया है, और वो जो नया डेटा टाइप है उसका नाम हम रख लेते हैं लेट से डेमो। क्या नाम रखा हमने? डेमो। तो डेमो के अंदर हम एक वेरिएबल बनाते हैं ए, सॉरी मेंबर बनाया ए, और दूसरा मेंबर हम बनाते हैं डेमो लेट से ए। और उसके बाद हम डेमो टाइप का एक वेरिएबल हमने बनाया D1, ठीक है। तो जब D1 हमने वेरिएबल बनाया तो D1 मेमोरी में बना होगा, ठीक है। मान के चलो इसका एड्रेस क्या है? 1000 है। और जब ये D1 मेमोरी में बना होगा तो 2 मेंबर होंगे इसके अंदर। पहला मेंबर होगा आपका ए, और दूसरा मेंबर होगा आपका डी। ए के अंदर क्या रखा जाएगा? तो आप कहोगे कि ए के अंदर रखा जाएगा आपके इंट टाइप की वैल्यू, और डी के अंदर क्या रखा जाएगा? तो आप कहोगे कि डी के अंदर डेमो टाइप के किसी ब्लॉक का क्या रखा जाएगा? एड्रेस रखा जाएगा। कोई बात नहीं, हमने यहां से डेमो टाइप का एक और वेरिएबल बनाया, लेट से D2। तो ये D2 मेमोरी में बनेगा। इसके भी कितने मेंबर होंगे? तो आप कहोगे इसके भी 2 मेंबर, पहला ए और दूसरा आपका डी। मान के चलो इसका जो एड्रेस है वो क्या है? यहाँ पर 2000 है। और अब मैं कुछ ऐसे स्टेटमेंट लिखता हूं, जैसे हमने लिखा D1 डॉट ए असाइन 11। क्या ये वैलिड? तो आप कहोगे बिल्कुल वैलिड। ए में किस टाइप की वैल्यू आएगी? इंट टाइप की वैल्यू, और आपने ए में इंट टाइप की वैल्यू ही दी है। तो D1 का जो ए है, इस D1 के ए में क्या आ जाएगा? तो आप कहोगे D1 के ए में 11 आ जाएगा। फिर अगला स्टेटमेंट आपने लिखा है D1 डॉट डी असाइन एड्रेस ऑफ D2। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? तो आप कहोगे बिल्कुल लिखा जा सकता है। D1 डॉट डी, डी किस टाइप का है? डेमो टाइप का। मतलब डी के अंदर जो एड्रेस आएगा वो एड्रेस किस टाइप के ब्लॉक का आएगा? तो आप कहोगे वो एड्रेस डेमो टाइप के ब्लॉक का आएगा। आपने किसका एड्रेस दिया? D2 का। क्या D2 आपका डेमो टाइप का ब्लॉक है? यस बिल्कुल। इसका एड्रेस क्या है? 2000। किसको मिल जाएगा? इस डी को। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका? 2000। और जैसे ये 2000 आया, क्या ये 2000 वाले ब्लॉक को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा? यस बिल्कुल, ये इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। आगे हमने एक और वेरिएबल बनाया, लेट्स से D3। तो D3 भी मेमोरी में बना होगा। मान के चलो इसका एड्रेस 3000 है। यहाँ से आपका पहला जो मेंबर है वो ए है, और दूसरा जो मेंबर है वो आपका डी है। फिर आगे कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं हम। लेट्स से हमने लिखा D2 डॉट ए असाइन 22। तो क्या यहाँ 22 चला जाएगा? यस। फिर हमने स्टेटमेंट लिखा D2 डॉट
डी असाइन एड्रेस ऑफ D3 क्या लिखा जा सकता है? यस, बिल्कुल लिखा जा सकता है। डी के अंदर एड्रेस आएगा डेमो टाइप के ब्लॉक का, और क्या D3 आपका वापस से डेमो टाइप का ब्लॉक है? यस, D3 का एड्रेस क्या है? 3000, तो इसके अंदर क्या आ गया आपका? 3000। जैसे इसके अंदर 3000 आया, ये इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। मान के चलो आगे आपने लिखा D3 डॉट ए असाइन 33, तो D3 के ए में क्या चला जाएगा आपका? 33 चला जाएगा। आगे क्या होगा? जो डी होगा वो अगेन किसी डेमो टाइप के ब्लॉक का एड्रेस होल्ड करेगा, और इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहेगा। मान के चलो कि ये किसी का भी एड्रेस स्टोर नहीं कर रहा है, तो फिर ऐसे पॉइंटर को हम किससे इनिशियलाइज करवा देते हैं? नल से इनिशियलाइज करवा देते हैं। तो हमने लिखा D3 डॉट डी असाइन नल। यस, इसका मतलब है कि अब फिलहाल ये किसी इनवैलिड मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा था, अब हमने क्या असाइन करवा दिया? नल। और किसी भी पॉइंटर को जब हम नल असाइन करवाते हैं, इसका मतलब होता है कि वो पॉइंटर किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा है। तो इस टाइप का जो सिनेरियो बनता है वो किससे बनता है? आपका सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर से बनता है। अब मैं इस डेमो का जो नाम है वो बदल के मैं नोड कर दूं। डेमो का नाम बदल के क्या कर दिया? नोड। ए का नाम बदल के इन्फो कर दूं, और डी का नाम बदल के लिंक कर दूं। क्या कोई प्रॉब्लम है? तो आप कहोगे बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस सब आइडेंटिफायर के रूल्स को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। और जैसे ही मैंने इस टाइप का नामकरण इसका किया, तो ये क्या बन गया आपका? नोड बन गया। क्या बन गया? नोड। और जो आपका लिंक लिस्ट होता है, जो आपका लिंक लिस्ट होता है, लिंक लिस्ट बेसिकली कलेक्शन ऑफ नोड ही होता है। लिंक लिस्ट आपका क्या होगा? कलेक्शन ऑफ नोड ही होगा। और नोड होता है आपका कस्टमाइज्ड डेटा टाइप। नोड क्या होता है? आपका कस्टमाइज्ड डेटा टाइप, जिसकी आमतौर पे दो फील्ड होती है। पहली होती है इन्फो फील्ड, जिसमें एक्चुअल डेटा को रखा जाता है, और दूसरा होता है आपका लिंक फील्ड, जिसमें आगे वाले नोड का क्या रखा जाता है? एड्रेस को रखा जाता है। हाँ, अगर ये पीछे वाले नोड का भी अगर एड्रेस होल्ड करे, जैसे ये इसके पीछे वाले नोड का भी एड्रेस होल्ड करे और आगे वाले नोड का भी एड्रेस होल्ड करे, तो उस केस में आपको कितने सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे? तो आप कहोगे कि उस केस में हम 2 सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर बना देंगे, या उस केस में हम 2 पॉइंटर बना बना देंगे सेम टाइप के। लेकिन ऐसा जब हम बनाते हैं तो इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? लिंक लिस्ट के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। तो पॉइंटर टू स्ट्रक्चर क्या होगा? सॉरी, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर क्या होगा? तो आप कहोगे कि सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर का सिंपल सा मतलब है कि एक स्ट्रक्चर है आपके पास, उसके अंदर आपने पॉइंटर टू स्ट्रक्चर ऑफ सेम टाइप एज ए मेंबर रखा है। पॉइंटर टू स्ट्रक्चर ऑफ सेम टाइप अगर आपने एज ए मेंबर रखा है, तो उस केस में उसको हम क्या बोलेंगे? सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर बोलेंगे। हाँ, इस डेमो का भी नाम बदल के आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से नोड करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देखो, फंक्शन का सिंपल सा मतलब होता है कि ब्लॉक ऑफ कोड होता है, और कब एग्जीक्यूट होता है? जब उसको किया जाता है कॉल। तो फंक्शन की सिंपल बात की जाए तो फंक्शन आपका क्या होगा? आप कहोगे ब्लॉक ऑफ कोड। ब्लॉक ऑफ कोड या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट व्हेन दे आर कॉल्ड। जब किसी फंक्शन को कॉल किया जाता है तब वो क्या होता है? एग्जीक्यूट होता है। अगर फंक्शन के एलिमेंट की बात की जाए, तो फंक्शन के मेन 3 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, पहला होता है फंक्शन का प्रोटोटाइप। पहला होता है फंक्शन का प्रोटोटाइप, जिसको आप फंक्शन का डिक्लेरेशन भी बोलते हो। दूसरा होता है फंक्शन कॉल, और तीसरा एलिमेंट होता है फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन की डेफिनेशन, जिसको फंक्शन बॉडी भी बोलते हैं। फंक्शन डेफिनेशन, ये मेन 3 एलिमेंट होते हैं। प्रोटोटाइप आपको ये बताता है कि वो जो आप फंक्शन बना रहे हो, उस फंक्शन का नाम क्या है, वो कितने आर्गुमेंट लेगा और किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। फंक्शन कॉल वो एक्चुअल स्टेटमेंट होता है जिसके एग्जीक्यूट होने से आपका जो फंक्शन की बॉडी है वो एग्जीक्यूट होती है। और फंक्शन डेफिनेशन वो वाला एरिया होता है जहां पर वो फंक्शन एक्चुअल में क्या काम परफॉर्म करेगा, वो वाले सेट ऑफ स्टेटमेंट रखे जाते हैं। तो जिस तरीके से हम किसी फंक्शन को ऑर्डिनरी टाइप की वैल्यू एज एन आर्गुमेंट पास करते हैं, या वो रिटर्न करता है, या मैं यूं कहूं कि जब किसी फंक्शन को हम प्रिमिटिव टाइप की वैल्यू पास करते हैं और वो फंक्शन आपका प्रिमिटिव टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, सिमिलर वे में आपका जो स्ट्रक्चर है उस सॉरी आपका जो फंक्शन है उस फंक्शन को हम स्ट्रक्चर टाइप की वैल्यू एज एन आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं, और वो स्ट्रक्चर टाइप की वैल्यू रिटर्न भी कर सकता है। सपोज करो आपने एक फंक्शन बनाया है फन नाम से। इस फन फंक्शन का डिक्लेरेशन कुछ ऐसा किया आपने, डिक्लेरेशन कुछ ऐसा किया है, और एक और फंक्शन आपने बनाया लेट से डेमो नाम से,
उस डेमो का डिक्लेरेशन आपने कुछ ऐसा किया है, ठीक है। ये दोनों फंक्शन के क्या है? डिक्लेरेशन, फंक्शन के प्रोटोटाइप। यहाँ से फंक्शन का नाम क्या है? तो आप कहोगे फंक्शन का नाम आपका फन है। कितने आर्गुमेंट लेगा? तो आप कहोगे 2 आर्गुमेंट, दोनों किस टाइप के? इंट टाइप के। क्या ये फन फंक्शन किसी भी तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा? तो आप कहोगे यस, वैल्यू रिटर्न करेगा किस टाइप की? इंट टाइप की। दूसरे फंक्शन का नाम क्या है? डेमो। कितने आर्गुमेंट ले रहा है? तो आप कहोगे 1। किस टाइप का? फ्लोट टाइप का। क्या किसी भी तरह की वैल्यू रिटर्न कर रहा है? तो आप कहोगे नहीं, किसी भी तरह की वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, क्योंकि इस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो आपने क्या मेंशन किया है? वॉइड मेंशन किया है। एक और चीज आपको और ध्यान में रखनी है कि जैसे ही किसी फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है तो इमीडिएटली आपका प्रोग्राम का कंट्रोल कॉलिंग स्टेटमेंट के पास ट्रांसफर हो जाता है, और आपका कॉलिंग स्टेटमेंट किससे रिप्लेस हो जाता है? रिटर्न वैल्यू से रिप्लेस हो जाता है। और उस रिटर्न वैल्यू को हम किसमें असाइन करवा लेते हैं? किसी न किसी वेरिएबल में असाइन करवा लेते हैं विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अब यहाँ पर ए स्ट्रक्चर कैन पास टू ए फंक्शन एंड रिटर्न फ्रॉम फंक्शन। तो हम किसी फंक्शन को स्ट्रक्चर एज एन आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं, और हम फंक्शन से स्ट्रक्चर रिटर्न भी करवा सकते हैं। तो कुछ प्रोटोटाइप में लिख रहा हूं यहाँ पर, एक ऐसा फंक्शन फंक्शन पासिंग स्ट्रक्चर। इस फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं? स्ट्रक्चर पास कर रहे हैं। जब किसी फंक्शन को स्ट्रक्चर पास कर रहे हैं तो उसका सिंटैक्स क्या होगा? क्या पास कर रहे हैं? स्ट्रक्चर पास कर रहे हैं। क्या कुछ रिटर्न कर रहा है? नहीं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वॉइड फंक्शन का नाम, ठीक है। मैं सिंटैक्स लिख देता हूँ, सिंपल ज़्यादा ठीक रहेगा। तो सबसे पहले मैंने सपोज करो लिखा रिटर्न टाइप, ठीक है। अगर कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली हम वॉइड मेंशन कर देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर फंक्शन का नेम। क्या हम उसको पास कर रहे हैं स्ट्रक्चर? यस, स्ट्रक्चर पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर डेटा टाइप की जगह क्या आएगा? टैग नेम। डेटा टाइप की जगह क्या आ जाएगा? टैग नेम। जैसे यहाँ पर इंट टाइप की वैल्यू, तो डेटा टाइप की जगह क्या आ गया था? इंट। अब यहाँ पर डेटा टाइप की जगह क्या आ जाएगा? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मानी टैग नेम, और टैग नेम जो होगा वही आपका क्या होता है? नए डेटा टाइप का नाम होता है। अब मान के चलो आपका जो फंक्शन है वो स्ट्रक्चर को रिटर्न कर रहा है। फंक्शन रिटर्निंग स्ट्रक्चर। फंक्शन आपका क्या कर रहा है? स्ट्रक्चर को रिटर्न कर रहा है। और जब आपका फंक्शन स्ट्रक्चर को रिटर्न कर रहा है तो उस केस में उसका रिटर्न टाइप क्या होगा? स्ट्रक्चर रिटर्न कर रहा है मतलब टैग नेम। तो टैग नेम इसका रिटर्न टाइप हो जाएगा। उसके बाद आपके फंक्शन का नेम, और आर्गुमेंट के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, इसलिए हमने क्या रख दिया यहाँ पर? एम्प्टी पैरेंथेसिस रख दिए। मान के चलो आप एक ऐसा फंक्शन बनाने जा रहे हो जो स्ट्रक्चर टाइप की वैल्यू एज एन आर्गुमेंट भी ले रहा है और स्ट्रक्चर टाइप की वैल्यू को वो रिटर्न भी कर रहा है। मान के चलो बोथ पासिंग एंड रिटर्निंग स्ट्रक्चर। बोथ पासिंग एंड, मैं एम्परसेंड का सिंबल नहीं लगाता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे, पास बाई रेफरेंस मैकेनिज्म से। बोथ पासिंग एंड रिटर्निंग स्ट्रक्चर। तो उस केस में उसका डिक्लेरेशन आप कैसे करोगे? तो आप सबसे पहले रिटर्न कर रहा है तो टैग नेम, रिटर्न कर रहा था आपने टैग नेम लिखा। टैग नेम के बाद में आप फंक्शन का नेम लिखोगे। उसके बाद आप पास भी कर रहे हो तो यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे? टैग नेम लिखोगे। तो इस तरीके से आप फंक्शन के क्या लिख सकते हो? प्रोटोटाइप लिख सकते हो, और इन प्रोटोटाइप के बेसिस पे आप फंक्शन को एक्चुअल में डिफाइन भी कर सकते हो। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इस बात को, कि मान के चलो हम किसी बुक की इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाना चाह रहे हैं। तो हमने एक नया डेटा टाइप तैयार किया, लेट्स से स्ट्रक्ट एंड बुक नाम से, एंड यहाँ पर कुछ मेंबर हम डिफाइन कर लेते हैं, लेट्स से बुक आईडी। उसके बाद एक कैरेक्टर एरे हमने लिया है टाइटल 20, और एक और सीधा प्राइस ले लेता हूँ, प्लॉट बुक का आपका प्राइस। इस तरीके से आपने यहाँ पर नया डेटा टाइप बना दिया है। अब आप ये चाहते हो कि इस बुक टाइप का जब मैं कोई वेरिएबल बनाऊं तो बुक टाइप के वेरिएबल में जो डेटा इनपुट करवाने का काम है वो मैं किसी फंक्शन से करूंगा, और जब बुक टाइप के वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाने की बात आएगी तो ये काम भी मैं किससे करूंगा? किसी फंक्शन से ही करूंगा। तो 2 फंक्शन मान के चलो हमने बना लिए, एक हमने बना लिया सेट डेटा और दूसरा हमने बना लिया शो डेटा। तो यहाँ पर एक फंक्शन हमने बना लिया, कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, हाँ, जो आपका इनपुट है वो वाला वैल्यू रिटर्न करेगा।
किस टाइप की वैल्यू? बुक टाइप की वैल्यू। तो बुक सेट डेटा, कुछ आर्गुमेंट में पास करना है? नहीं। दूसरा आपका फंक्शन होगा शो डेटा, क्या कुछ आर्गुमेंट में पास करना है? यस, बुक टाइप की वैल्यू इसको एज एन आर्गुमेंट पास करनी पड़ेगी। उसके बाद हमने लिखा इंट मैन, और मैन फंक्शन से हम क्या करते हैं? सेट डेटा को कॉल करते हैं। मैन फंक्शन से हमने सेट डेटा को कॉल किया, और मैन फंक्शन से ही हमने यहाँ से शो डेटा को कॉल किया। ठीक है, कुछ जरूरी चेंजेस अभी करने पड़ेंगे जो अभी हम कर देंगे। मैं सबसे पहले इनकी डेफिनेशन लिखता हूँ। बुक सेट डेटा, यहाँ पर एक बुक टाइप का वेरिएबल बनाया, लेट से हमने बी के नाम से। बुक टाइप का वेरिएबल हमने बनाया बी के नाम से। तो जब बी के बना होगा तो टोटल कितने मेंबर गए होंगे उसके अंदर? 3 मेंबर, बुक आईडी, टाइटल और प्राइस। और इनकी वैल्यू हम इनपुट करवा लेते हैं। तो हमने लिखा सी आउट एंटर बुक आईडी, चेन की हेल्प से वैल्यू रीड करेंगे। हमने लिखा यहाँ से पीके डॉट बुक आईडी के बाद टाइटल सी आउट एंटर बुक टाइटल, एंटर बुक टाइटल एंड मल्टीवर्ड कैरेक्टर स्ट्रिंग आ सकती है, इसलिए हम यहाँ से गेटस फंक्शन का यूज कर लेते हैं। गेटस एंड पीके डॉट टाइटल, और उसके बाद प्राइस इनपुट करवा लेते हैं। तो हमने लिखा सी आउट एंटर बुक प्राइस, और उसके बाद हमने चेन की हेल्प से वैल्यू इनपुट करवाई बीके डॉट प्राइस। इस तरीके से डेटा बन के तैयार है। और उसके बाद जो इसके अंदर हमने डेटा इनपुट करवाया बीके में, इस बीके को हम क्या करवा लेते हैं? यहाँ से रिटर्न करवा लेते हैं। ठीक है, अभी समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी इसको जैसे ट्राई रन करेंगे पूरी कहानी हमें समझ में आ जाएगी। और उसके बाद हम शो डेटा से इसकी वैल्यू को इनपुट करवा रहे हैं। तो हमने लिखा वॉइड शो डेटा, लेट्स से बुक एंड बीके। ठीक है, आप नाम से कंफ्यूज मत होना। ठीक है, क्या ये वाला बीके और ये वाला बीके सेम है? तो आप कहोगे नहीं, बिल्कुल भी सेम नहीं है। इस वाले बीके का जो स्कोप है वो विद इन द ब्लॉक है, इस वाले बीके का जो स्कोप है वो विद इन द ब्लॉक है। दोनों का स्कोप, दोनों का दायरा अलग अलग है, तो दोनों ये सेपरेट है, सेम नहीं है। कंफ्यूजन हो रहा है, नाम आप अलग भी रख लेना। सबसे पहले आपने प्रिंट करवाया बुक की आईडी, तो बुक आईडी कहाँ पर रखी हुई है? तो आप कहोगे बीके डॉट बुक आईडी में, बीके डॉट बुक आईडी में एंड एंड ऑफ लाइन। उसके बाद आपने प्रिंट करवाया है टाइटल बीके डॉट टाइटल एंड एंड ऑफ लाइन। और फाइनली आपने प्रिंट करवाया है प्राइस एंड बीके डॉट प्राइस एंड ऑफ लाइन। इस तरीके से आपने इसको डिफाइन किया है। देखो, सबसे पहले आपने मेन फंक्शन से हमारे प्रोग्राम की क्या होगी? एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। और मेन फंक्शन में आपने जो पहला स्टेटमेंट लिखा है, वो पहला स्टेटमेंट आपने लिखा है सेट डेटा को कॉल किया। और जैसे आपने सेट डेटा को कॉल किया, सीधे प्रोग्राम का कंट्रोल किसके पास जाएगा? सेट डेटा के पास जाएगा। और जैसे किस प्रोग्राम का कंट्रोल किसी फंक्शन के पास जाता है, उसी टाइम पे उस फंक्शन को मेमोरी मिलती है। कितनी मेमोरी मिलती है? तो जितने भी लोकल वेरिएबल है, ठीक है, उनकी साइज के सम के बराबर उसको मेमोरी मिल जाती है। तो इसके अंदर कितने लोकल वेरिएबल है? तो आप कहोगे एक लोकल वेरिएबल है इसके अंदर। किस नाम से? बी के नाम से। अब बी के मेमोरी में कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा? तो बी के का नेचर कैसा है? बुक है। अब बुक टाइप क्या है? यहाँ पर नया डेटा टाइप, तो वो अगेन कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा? हर एक मेंबर की साइज के सम के बराबर है। अब जो भी मेंबर है इसके, यहाँ पर 4 मेंबर है हमारे पास, 4 बाइट, 20 बाइट, 24 बाइट और 4 28 बाइट, मतलब एक 28 बाइट का ब्लॉक यहाँ से बन के तैयार हो जाएगा। तो एक सेकेंड, आई थिंक विजिबल होगा। ओके, तो हमने यहाँ से एक
बीके नाम का वेरिएबल बना है। ठीक है, ध्यान रखना ये बीके नाम का जो वेरिएबल है वो किसके अंदर बना है? सेट डेटा के अंदर। जब तक प्रोग्राम का कंट्रोल सेट डेटा के अंदर है, इसकी लाइफ है। जैसे प्रोग्राम का कंट्रोल सेट डेटा से बाहर निकलेगा, उसी टाइम पे बीके को मिली हुई मेमोरी रिलीज करवा दी जाएगी। कितने मेंबर? तो आप कहोगे 3 मेंबर, बुक आईडी, टाइटल एंड प्राइस। ठीक है, उसके बाद मैसेज आया होगा एंटर बुक आईडी, और जो भी बुक आईडी आपने एंटर की वो किसके पास चली जाएगी? बीके डॉट बुक आईडी। किसका बीके? जो सेट डेटा के अंदर है। सेट डेटा के अंदर क्या यही वाला बीके है? यस। और सपोज करो आपने बुक आईडी एंटर की है 1001। उसके बाद एंटर बुक टाइटल, मान के चलो बुक टाइटल आपने एंटर किया है एबीसी, तो बुक टाइटल आया एबीसी। और उसके बाद एंटर बुक प्राइस, और आपने प्राइस जो एंटर किया है लेट्स से 123.45, इस तरीके से आपने प्राइस एंटर किया है। उसके बाद इसने क्या रिटर्न करवाया? बीके को रिटर्न करवाया। तो जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट एनकाउंटर होगा, सीधा ये बीके का कंटेंट लेके जाएगा और बीके को मिली हुई मेमोरी क्या करवा दी जाएगी? रिलीज करवा दी जाएगी। अब जब आपका ये रिटर्न बीके के कंटेंट लेके जाएगा, तो आपका जो ये कॉलिंग स्टेटमेंट है, ये कॉलिंग स्टेटमेंट किससे रिप्लेस हो जाएगा? रिटर्न वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा। अब यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो किस टाइप की आ रही है? तो आप कहोगे वो बुक टाइप की आ रही है। तो इस वैल्यू को होल्ड करने के लिए वेरिएबल भी कैसा चाहिए? तो आप कहोगे कि वो वेरिएबल भी कैसा चाहिए आपको? बुक टाइप का चाहिए। मान के चलो ये बी नाम का वेरिएबल आपने बनाया, लेट्स से बुक बी, और ये डेटा किस में आके कॉपी हो जाएगा? आपका बी में आके कॉपी हो जाएगा। मतलब मेन फंक्शन के अंदर कहीं पर आपका ये बी नाम का वेरिएबल बना होगा। तो ये मेन फंक्शन है, इस मेन फंक्शन के अंदर आपका ये बी वेरिएबल बना है, जहां पर है आपका बुक आईडी, टाइटल एंड प्राइस। और इसके अंदर वही कंटेंट आएगा जो यहाँ से रिटर्न होके आया था। क्या रिटर्न होके आया था? 1001 के बाद एबीसी एंड 123.45। ठीक है, तो यहाँ तक का काम फिनिश हुआ। उसके बाद आपने शो डेटा फंक्शन को क्या किया है? कॉल किया है। आपने शो डेटा फंक्शन को कॉल किया, और कॉल करते टाइम पे आप इस बी के अंदर रखा हुआ जो कंटेंट है, इस कंटेंट को आप क्या करवाना चाहते हो? प्रिंट करवाना चाहते हो, डिस्प्ले करवाना चाहते हो। जब आप इसके अंदर रखे हुए कंटेंट को प्रिंट या डिस्प्ले करवाना चाहते हो, तो आपको इस बी को एज एन आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। यस, बिल्कुल पास करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ से शो डेटा को कॉल किया, और शो डेटा को कॉल करते टाइम पे बी एज एन आर्गुमेंट पास किया। अब बी किस टाइप की वैल्यू है? तो आप कहोगे बुक टाइप की वैल्यू है। तो इसको होल्ड करने के लिए वेरिएबल भी कैसा चाहिए आपका? बुक टाइप का। तो सीधा कंट्रोल यहाँ से कहाँ जाएगा? शो डेटा के पास जाएगा, और शो डेटा के पास एक बी के नाम का वेरिएबल आपने बनाया, जिसमें वही कंटेंट आ जाएगा जो किसके पास था? बीके के पास था। बी के पास था, सॉरी। तो यहाँ से ये बी के नाम का वेरिएबल बना है, जिसके अंदर क्या आ जाएगा आपका? बुक आईडी, टाइटल एंड प्राइस। बुक आईडी में आ जाएगा आपका 1001, टाइटल में आ जाएगा आपका एबीसी, एंड प्राइस में आ जाएगा आपका 123.45। उसके बाद मैसेज आएगा बुक आईडी, और उसके बाद प्रिंट हो जाएगा 1001। मैसेज आएगा टाइटल, उसके बाद प्रिंट हो जाएगा एबीसी। मैसेज आएगा प्राइस, और उसके बाद प्रिंट हो जाएगा 123.45। और जैसे ही शो डेटा का एंड ब्रेसेस एनकाउंटर होगा, उसी टाइम पे बीके को मिली हुई मेमोरी क्या करवा दी जाएगी? रिलीज। और जैसे बीके को मिली हुई मेमोरी रिलीज होगी, प्रोग्राम का कंट्रोल वापस से कहाँ आ जाएगा? आपके कॉलिंग स्टेटमेंट के पास आ जाएगा। और उसके बाद आपने स्टेटमेंट लिख रखा है रिटर्न 0, और जैसे ही मेन फंक्शन से रिटर्न स्टेटमेंट एनकाउंटर होगा, उसी टाइम पे मैन को मिली हुई मेमोरी भी क्या करवा दी जाएगी? रिलीज करवा दी जाएगी। तो इस तरीके से हम फंक्शन को स्ट्रक्चर टाइप की वैल्यू एज एन आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं, और हम फंक्शन से स्ट्रक्चर टाइप की वैल्यू को क्या करवा सकते हैं? रिटर्न भी करवा सकते हैं। तो ये आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब आप गौर से देखोगे तो एक चीज पाओगे, ठीक है, कि ये सेट डेटा और शो डेटा काम किसके लिए कर रहे हैं? तो आप कहोगे कि ये काम बुक के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है। जब सेट डेटा और शो डेटा बुक के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर इनको बुक के अंदर ही रखना चाहिए। बुक के बाहर हम क्यों रखें? बिल्कुल इनको बुक के अंदर ही रखना चाहिए। क्या इस बुक के अंदर सेट डेटा और शो डेटा जो कि फंक्शन है, क्या इनको रखा जा सकता है? तो जवाब होगा यस, बिल्कुल रखा जा सकता है। सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर आपको ये परमिशन देता है कि आप ना केवल वेरिएबल को मेंबर बना सकते हो, बल्कि आप फंक्शन को भी क्या बना सकते हो? मेंबर बना सकते हो। और जब आप फंक्शन को मेंबर बनाओगे, तो सीन कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, कि इस बुक के अंदर ही ये दोनों के दोनों फंक्शन आपके आ जाएंगे। ठीक है, मैं वापस से लिख लेता हूँ इसे। लेट्स से नया डेटा टाइप आपने लिखा था यहाँ पर,
बुक नाम से, और यहाँ पर आपने 3 मेंबर बनाए थे, इंट बुक आईडी। समझ रहे हैं इस कंसेप्ट को? बहुत प्यारा कंसेप्ट है ये। कैर टाइटल 20 एंड फ्लोट प्राइस। एंड उसके बाद 2 मेंबर थे आपके पास। पहला जो आपने लिखा था, ठीक है, पहला जो आपने लिखा था वो सेट डेटा शो डेटा। सेट डेटा बुक टाइप की वैल्यू क्या कर रहा है? रिटर्न कर रहा है, और शो डेटा बुक टाइप की वैल्यू एज एन आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है। हालांकि इसमें काफी चेंजेस होंगे, लेकिन फिलहाल में उसी वे में लिख देता हूं। तो बुक सेट डेटा, उसके बाद यहां पर स्ट्रक्ट बुक पीके, एंड में सीधा सीधा सीन स्टेटमेंट लिख देता हूं, आप समझ जाना बात को। पीके डॉट बुक आईडी सी इन, ठीक है, पीके डॉट टाइटल, समझना सिंगल वर्ड स्ट्रिंग ही आ रही है, एंड सी इन पीके डॉट प्राइस। और एक और फंक्शन आपने बनाया है शो डेटा नाम से, शो डेटा, एंड एक आर्गुमेंट ही ले रहा था आपका बुक पीके, और उसके बाद तीनों की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हो आप। सी आउट पीके डॉट बुक आईडी, सी आउट पीके डॉट टाइटल, एंड सी आउट पीके डॉट प्राइस। इस तरीके से आपने लिखा। ये स्ट्रक्चर की बॉडी क्लोज, इस तरीके से हमने यहाँ पर इनको लिख दिया है। फिर था हमारे पास मैन फंक्शन, और मैन फंक्शन के अंदर हमने बुक नाम का एक वेरिएबल बनाया था, लेट्स से बुक एंड बी, और उसके बाद हमने लिखा था सेट डेटा, और उसके बाद लिखा था शो डेटा। यहां पर जो बी में वैल्यू आ गई थी, और यहां से हम बी को एज एन आर्गुमेंट पास कर रहे थे। ऐसा रायता हमने पिछले वाले कोड में फैलाया था, ठीक है। अब इस बात को समझो, ठीक है। पहली बात, क्या सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर में फंक्शन को मेंबर बनाया जा सकता है? तो जवाब होगा यस। सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर में ना केवल वेरिएबल, बल्कि आप फंक्शन को भी क्या रख सकते हो? मेंबर रख सकते हो। उसके बाद मेन फंक्शन में आपने बी नाम का एक वेरिएबल बनाया है, और वो किस टाइप का है? बुक टाइप का है। तो ये बुक टाइप का वेरिएबल बना, और जब ये बुक टाइप का वेरिएबल बी बना, ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ जाएंगे? तो आप कहोगे जितने मेंबर है। तो अब बताओ इसके अंदर कितने मेंबर है? तो आप कहोगे इसके अंदर 5 मेंबर है, ठीक है। 3 तो मेंबर वेरिएबल और 2 मेंबर फंक्शन। तो जैसे आपका ये स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल बनेगा, तो उस केस में मेंबर वेरिएबल को तो मेमोरी मिल जाएगी, लेकिन साथ में जितने भी मेंबर फंक्शन है उन सबका प्रोटोटाइप भी इसके पास में आ जाएगा। तो यहां से एक आया आपके पास बुक आईडी, मेंबर वेरिएबल है, मेमोरी मिलेगी। दूसरा टाइटल, मेंबर वेरिएबल है, ठीक है, मेमोरी मिलेगी। तीसरा प्राइस, मेंबर वेरिएबल है, मेमोरी मिलेगी। इसके अलावा 2 फंक्शन आपके पास, सेट डेटा एंड शो डेटा। इन दोनों का प्रोटोटाइप इसके पास आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस बुक आईडी को एक्सेस करने के लिए क्या लिख रहे थे? बी डॉट बुक आईडी। टाइटल को एक्सेस करने के लिए हम लिख रहे थे बी डॉट टाइटल। प्राइस को एक्सेस करने के लिए हम लिख रहे थे बी डॉट प्राइस। सिमिलरली अगर हम मुझे सेट डेटा को एक्सेस करना है, तो सेट डेटा को एक्सेस करने के लिए भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा? बी डॉट सेट डेटा, बी डॉट शो डेटा। तो यहां पर देखो, यहां पर आपने लिखा है सेट डेटा, सीधा सीधा लिखा आपने। तो जब आपने सीधा सीधा सेट डेटा लिखा, तो क्या इस सेट डेटा को इस तरीके से एक्सेस किया जा सकता है? तो आप कहोगे कि नहीं, बिल्कुल भी इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि हो सकता है कि आप बुक टाइप के एक से ज्यादा वेरिएबल बना दो। जब बुक टाइप के एक से ज्यादा वेरिएबल बना दो, तो उस केस में एक से ज्यादा सेट डेटा और शो डेटा का प्रोटोटाइप रहेगा। तो फिर यहाँ कंफ्यूजन होगा कि हम किसके लिए काम करें। मान के चलो आपने यहाँ एक और वेरिएबल बना दिया, लेट्स से बी1 नाम से और बना दिया, ठीक है। तो अब इस सेट डेटा को बी के लिए चलाए कि सेट डेटा को बी1 के लिए चलाए? तो अब हमें बताना पड़ेगा कि जो सेट डेटा है, ठीक है, इसको किसके लिए चलाना है? आपको बी के लिए चलाना है।
किसके लिए चलाना आपको? बी के लिए चलाना है। और जब बी के लिए चलाना है तो उस केस में आपको लिखना पड़ेगा बी डॉट सेट डेटा। क्या लिखना पड़ेगा आपको? बी डॉट सेट डेटा लिखना पड़ेगा। और जैसे आप बी डॉट सेट डेटा लिखोगे तो सबसे पहले तो ये चेक करोगे क्या ऐसा लिखा जा सकता है। देखो बी के अंदर जाके देखो कहीं पर भी सेट डेटा है क्या, तो जवाब होगा ये सेट डेटा है। और जैसे बी के अंदर सेट डेटा है तो उसी टाइम पे ये सेट डेटा फंक्शन के पास जाएगा। ठीक है, कहां पर आ गया? ये सेट डेटा के पास आ गया। और सेट डेटा के अंदर आपने वापस एक वेरिएबल बना लिया क्या? बी के। वापस से आपने एक वेरिएबल बना लिया बी के। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने सीखा था तो इस स्टाइल में हमने इस कोड को लिखने की कोशिश की है, तो इसलिए हमने यहाँ पर बी के नाम का वेरिएबल बना लिया। आप गौर से देखोगे तो जब ये बी के नाम का वेरिएबल यहाँ पर बनेगा, ठीक है, तो क्या ये लिखा जा सकता है ऐसा? आप कहोगे बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, क्योंकि अभी-अभी हम यही तो सीख के आए थे कि ऑर्डिनरी वेरिएबल तो आप बना ही नहीं सकते, आप इसकी साइज़ को डिटरमाइन ही नहीं कर सकते और शायद इसमें ज़रूरत भी नहीं है। हमने इसको ज़बरदस्ती लिखा है, यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। मान के चलो मैं इसको नहीं लिखता हूँ, हमारा टारगेट क्या है? हमने यहाँ पर जो बी बनाया है ना, इस बुक आईडी, टाइटल और प्राइस में तो डेटा रखना है। तो जब आपने इस सेट डेटा को चलाया इस बी के कॉन्टेक्स्ट में और आप यहाँ पर बुक आईडी, टाइटल, प्राइस लिखोगे तो वो किसके माने जाएँगे? तो वो हमेशा आपके कॉलर वेरिएबल के माने जाएँगे। तो इस सेट डेटा को कौन कॉल कर रहा है? तो आप कहोगे सेट डेटा को कौन कॉल कर रहा है? बी। और जब बी इसको कॉल कर रहा है तो अपने ही मेंबर को बुलाने के लिए किसी भी तरह के रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है। अरे ये घर के सदस्य हैं, अंदर बैठे हैं, ठीक है। इनको आपस में बात करनी है तो इनको आपस में बात करने के लिए किसी के रेफरेंस की ज़रूरत थोड़ी है। नहीं, ये तो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं। हाँ, कोई बाहर वाला अगर इनसे बात करना चाहता है तो फिर रेफरेंस देना पड़ेगा कि भैया बी डॉट बुक आईडी, बी डॉट टाइटल, बी डॉट प्राइस, बी डॉट सेट डेटा, बी डॉट शो डेटा। लेकिन अगर ये आपस में तीनों बात करना चाहें, ठीक है, तो उस केस में इन्हें किसी भी तरह के रेफरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी तरह की सिफारिश की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेट डेटा सीधा-सीधा बुक आईडी, टाइटल और प्राइस को एक्सेस कर सकता है। हाँ, जब सेट डेटा बुक आईडी बोलेगा तो कौन-सा बुक आईडी? जिसने सेट डेटा को कॉल किया है। सेट डेटा ने किसको कॉल किया है? बी ने। तो ये किसके माने जाएँगे यहाँ पर? बी के माने जाएँगे और आपको यहाँ पर किसी भी तरह का इतना रायता फैलाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पर 3 स्टेटमेंट लिख दीजिए और वो 3 स्टेटमेंट कौन से होंगे आपके? सबसे पहले आप लिखोगे सीन, सीधा-सीधा आप लिखोगे बुक आईडी, उसके बाद आपने लिखा सीन, टाइटल और उसके बाद आपने लिखा सीन, प्राइस। तो जब आपका इनपुट आएगा बुक आईडी तो किसका बुक आईडी? ठीक है, जिसने सेट डेटा को कॉल किया है। सेट डेटा को किसने कॉल किया? बी ने। तो यहाँ पर सेट आईडी में डेटा आ जाएगा। जैसे बुक आईडी में मान के चलो आपने 101 लिखा है। उसके बाद टाइटल, किसका टाइटल? जिसको सेट डेटा ने कॉल किया, किसने? बी ने। तो बी के टाइटल में क्या आ जाएगा? लेट्स से एबीसी और सिमिलरली यहाँ प्राइस में आ जाएगा लेट्स से 98.15। तो यहाँ पर इस तरीके से डेटा आ गया। जैसे एंड ब्रेसेस एनकाउंटर होगा वापस से कंट्रोल किसके पास जाएगा? कॉलिंग स्टेटमेंट के पास जाएगा और फिर आप शो डेटा को कॉल करोगे। अब जब आप शो डेटा को कॉल करोगे तो क्या बी एज एन आर्गुमेंट पास करोगे? नहीं, बी एज एन आर्गुमेंट पास नहीं करोगे। बी के थ्रू आप किसको कॉल करोगे? बी के थ्रू आप यहाँ से शो डेटा को कॉल करोगे। तो आपने लिखा यहाँ से बी डॉट शो डेटा। क्या लिखा आपने? बी डॉट शो डेटा। और जैसे आपने बी डॉट शो डेटा लिखा सीधा कंट्रोल किसके पास आएगा? शो डेटा के पास आएगा। अब जब कंट्रोल शो डेटा के पास आएगा, आपने कुछ पास ही नहीं किया तो क्या कुछ रिसीव करने की ज़रूरत है? तो आप कहोगे नहीं, बिल्कुल भी कुछ भी रिसीव करने की यहाँ से ज़रूरत नहीं है। और अगेन आपको यहाँ से कुछ भी रिसीव करने की ज़रूरत नहीं है। और अगेन बुक आईडी, टाइटल और प्राइस से पहले कुछ रेफरेंस देने की ज़रूरत है? नहीं। शो डेटा को किसने कॉल किया है? बी ने। तो जब आप यहाँ पर सीधा-सीधा बुक आईडी, टाइटल और प्राइस लिखोगे तो वो किसके माने जाएँगे हमेशा? बी के माने जाएँगे। तो आपको इस तरीके से यहाँ कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इनकी वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए सिंपली आप लिखोगे बुक आईडी, टाइटल एंड प्राइस, ठीक है? तो ये आपका कोड बन के तैयार है, ठीक है? जहाँ पर आपने सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर में मेंबर फंक्शन भी सॉरी सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर में फंक्शन भी आपने एज ए मेंबर बना दिए। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस कैन कंटेन वेरिएबल एज वेल एज फंक्शन। अब जो वेरिएबल होते हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं मेंबर वेरिएबल। क्या बोलेंगे इनको हम? मेंबर वेरिएबल। इनको हम बोलेंगे मेंबर वेरिएबल। और जो फंक्शन होते हैं इन फंक्शन को हम बोलते हैं मेंबर फंक्शन।
ठीक है, क्या बोलेंगे? मेंबर फंक्शन, क्योंकि ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है, ठीक है? ये इसके बॉडी के अंदर है, ये इसके मेंबर है, ठीक है? तो हम इनको क्या बोलेंगे यहाँ पर? मेंबर फंक्शन बोलेंगे। अब अगर मैं जो आपका जो स्ट्रक्ट कीवर्ड है, ठीक है? इस स्ट्रक्ट कीवर्ड को मैं रिप्लेस कर दूँ क्लास कीवर्ड से। इस स्ट्रक्ट कीवर्ड की हेल्प जगह मैं क्या लिख दूँ? क्लास कीवर्ड लिख दूँ। क्या इसमें किसी भी तरह की कोई एरर आएगी? जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं, किसी भी तरह की कोई एरर नहीं आएगी। अब जब किसी भी तरह की कोई एरर नहीं आएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रक्ट कीवर्ड और क्लास कीवर्ड में कोई फ़र्क नहीं है क्या? जी, बिल्कुल किसी भी तरह का फ़र्क नहीं है, ठीक है? एक माइनर सा फ़र्क है जिसको अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल इस कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रक्ट कीवर्ड और क्लास कीवर्ड में किसी भी तरह का फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ़ इतना सा है कि अब तक हमारे लिए बी और बी1 क्या थे? बुक टाइप के वेरिएबल थे। अब हमारे लिए बी और बी1 क्या हो जाएँगे? ऑब्जेक्ट। बी और बी1 क्या हो जाएँगे? ऑब्जेक्ट हो जाएँगे, क्योंकि क्लास टाइप का जो वेरिएबल बनता है, उसको वेरिएबल ना बोल के हम क्या बोल देते हैं? ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। अब तक बी और बी1 हमारे लिए कहला रहे थे बुक टाइप के वेरिएबल, अब बी और बी1 हमारे लिए कहला रहे हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहला रहे हैं। तो जब हमने एनकैप्सुलेशन को डिस्कस किया था, तो वहाँ पर जब हम क्लास को पढ़ रहे थे, तो हमने सीखा था कि क्लास इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। यस, क्लास इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर, दैट मीन्स मेंबर वेरिएबल एंड मेंबर फंक्शन, इनका जो कलेक्शन होता है, इस कलेक्शन को हम क्लास बोलते हैं। और ऐसा करने के लिए कौन बोलता है? ऐसा करने के लिए आपका एनकैप्सुलेशन बोलता है कि द एक्ट ऑफ कंबाइनिंग प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर रिलेटेड टू द सेम एंटिटी इज नोन एज एनकैप्सुलेशन। कि एक कोई भी एंटिटी आपके पास, कोई भी नाउन है आपके पास, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, दो तरह की इंफॉर्मेशन आएगी, या तो प्रॉपर्टीज या फिर आपके बिहेवियर। प्रॉपर्टीज के मतलब वेरिएबल, बिहेवियर का मतलब एक्शन या फंक्शन, ठीक है? उनको आप एक सिंगल एंटिटी में क्या कर दीजिए? बंद कर दीजिए। और ये बात सुनी किसने? ये बात सुनी आपकी क्लास ने, कि एनकैप्सुलेशन ने ऐसा बोला और क्लास ने इसको ऐसा प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया। लेकिन आप चाहो तो इस सेम काम को किसके थ्रू कर सकते हो? आप सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर के थ्रू भी आप कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, किस तरीके से बनते हैं। कुछ नहीं है, बस नॉर्मल आपका स्ट्रक्चर ही है, ठीक है? बस आपने जो कीवर्ड है, उस कीवर्ड को बदल दिया है। जैसे कीवर्ड को बदला, उसी टाइम पे ये वेरिएबल क्या बन गए? आपके ऑब्जेक्ट बन गए। तो क्या सी और सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर में कोई फ़र्क नहीं है? 3 फ़र्क मोटा-माटी हमें देखने को मिलते हैं। 2 तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहला, कि जब-जब हम सी के स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल बनाते थे, तब-तब हमें स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना होता था। सी प्लस प्लस में स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना ऑप्शनल होता है। लिखो तो भी सही है, नहीं लिखो तो भी सही है। और ऑब्वियसली हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं, तो हम क्या लिखते हैं? डेटा टाइप, देन वेरिएबल का नाम। अब जब डेटा टाइप हमारा बुक है, तो उसके आगे मैं स्ट्रक्ट कीवर्ड क्यों लिखूँ? ठीक है। तो पहला डिफरेंस था कि सी का स्ट्रक्चर में जब भी आप स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल बनाते थे, तो बनाते समय हमेशा आपको क्या लिखना होता था? स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना होता था, जबकि सी प्लस प्लस में स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा डिफरेंस, सी के स्ट्रक्चर में केवल और केवल वेरिएबल को ही मेंबर बनाया जा सकता है। उसके अंदर कभी भी आप फंक्शन को मेंबर नहीं बना सकते। और सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर में ना केवल वेरिएबल, बल्कि फंक्शन को भी आप मेंबर बना सकते हो। और तीसरा जो डिफरेंस होता है, वो होता है रिलेटेड टू एक्सेस स्पेसिफायर। Third difference is related to access specifier. Access specifier and access specifier आपके पास 3 होते हैं। पहला होता है आपका पब्लिक, दूसरा होता है आपका प्राइवेट और तीसरा होता है आपका प्रोटेक्टेड। तीसरा होता है आपका प्रोटेक्टेड। ठीक है? कई बार इनको हम विजिबिलिटी मोड भी बोलते हैं। कई बार हम इनको क्या बोलते हैं? विजिबिलिटी मोड भी बोलते हैं। विजिबिलिटी मोड का मतलब ये कहाँ तक दिखाई देंगे, ठीक है? अगर मान के चलो आप इसको हर कहीं से देखना चाहते हो, तो उस केस में आप क्या लिख दीजिएगा? इसको पब्लिक लिख दीजिएगा। जब आप इसको पब्लिक लिखोगे, तो उस केस में इसको कोई भी कहीं से भी देख सकता है, ठीक है? और जब कोई भी कहीं से भी देख सकता है, इसका मतलब है कि इस बॉडी के बाहर भी इनको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो सेट डेटा और शो डेटा है, क्या आप इनको फिलहाल इस बुक के बाहर एक्सेस कर रहे हो? यस, आप बुक के बाहर एक्सेस कर रहे हो। इसका मतलब है कि ये सेट डेटा और शो डेटा फिलहाल कहाँ रखे हुए हैं? आपके पब्लिक सेक्शन में रखे हुए हैं, ठीक है? इसका मतलब है कि जो आपका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर का जो डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर होता है, वो क्या होता है? आपका पब्लिक होता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ, अगर मैं बी डॉट बुक आईडी लिखना चाहूँ, बी डॉट बुक आईडी लिखना चाहूँ, ठीक है? लेट्स से हमने लिखा 105, क्या ऐसा लिखा जा सकता है? यस, बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि आपका बुक आईडी, टाइटल और प्राइस
सेट डेटा और शो डेटा पांचों मेंबर किस सेक्शन में रखे हुए हैं? पब्लिक सेक्शन में रखे हुए हैं, ठीक है। जब बुक से पहले क्या लगा हुआ है? स्ट्रक्ट कीवर्ड, और जैसे बुक से पहले क्लास कीवर्ड लिखा हुआ है उसी टाइम पे ये क्या बन जाएंगे आपके? प्राइवेट। क्या बन जाएंगे? प्राइवेट। और प्राइवेट मेंबर को आप कभी भी इस ब्लॉक के बाहर आप एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब अगर इस बुक के आगे क्लास कीवर्ड है तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट चलेंगे? नहीं जी। दोनों स्टेटमेंट में क्या आ जाएगी? एरर आ जाएगी। मतलब आपको सेट डेटा और शो डेटा इन दोनों को कैसा बनाना पड़ेगा? पब्लिक बनाना पड़ेगा। और पब्लिक बनाने के लिए आप इनसे जस्ट पहले कौन सा कीवर्ड लगा दीजिए आप? पब्लिक। और पब्लिक के बाद लगा दीजिए आप कॉलन। और जैसे ही इसके नीचे जितने भी स्टेटमेंट लिखोगे सारे के सारे क्या माने जाएंगे? पब्लिक माने जाएंगे। तो अगर इसके आगे क्लास कीवर्ड है तो फिलहाल आपका बुक आईडी, टाइटल और प्राइस ये तीनों तो कैसे हैं? प्राइवेट। जबकि आपका सेट डेटा और शो डेटा ये दोनों कैसे हैं आपके? पब्लिक। और ये बात सही भी है। जो आपके वेरिएबल है उन वेरिएबल को आप हमेशा कैसा रखोगे? प्राइवेट रखोगे। और जो फंक्शन है उनको आप हमेशा कैसा रखोगे? पब्लिक रखोगे। और ऐसा इसलिए करते हैं हम क्योंकि बुक आईडी, टाइटल और प्राइस इन पे टास्क परफॉर्म करने के लिए हमने ऑलरेडी फंक्शन बना दिए हैं। जब इन फंक्शन के पास ये राइट है कि वो इनकी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, तो कोई बाहर वाला क्यों इनको एक्सेस करे? तो हमें इस टाइप का स्टेटमेंट कभी भी नहीं चलने देना चाहिए। और जब इस टाइप का स्टेटमेंट हम नहीं चलने देना चाहते हैं तो उस केस में हम इनको क्या बना देंगे? प्राइवेट। फिलहाल अगर क्लास कीवर्ड है और कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है, तो भी ये क्या माने जाएंगे? बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही। और अगर आप लिखना चाहते हो एक्सप्लिसिटली तो आप इनसे ऊपर क्या लिख दीजिए? प्राइवेट। और प्राइवेट के बाद आप क्या लगा दीजिए? कोलन। तो प्राइवेट लिखा। अब इसके नीचे जब तक कोई दूसरा एक्सेस स्पेसिफाइड नहीं मिलेगा वो सारे क्या माने जाएंगे? प्राइवेट। तो ये सारे क्या होंगे? प्राइवेट। फिर क्या मिला? पब्लिक। तो इसके नीचे जितने भी मेंबर है वो सारे क्या माने जाएंगे? पब्लिक माने जाएंगे। और अगर आपका यहाँ पर स्ट्रक्ट कीवर्ड है तो उस केस में आपने यहाँ पर प्राइवेट कीवर्ड लगा के इनको प्राइवेट करना पड़ेगा। और एक बार अगर प्राइवेट कर दिया तो फिर आपका डिफॉल्ट स्कोप पब्लिक नहीं रहेगा, फिर सारे के सारे क्या माने जाएंगे? प्राइवेट। तो उस केस में आपको फिर यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? आपको पब्लिक लिखना पड़ेगा। तो ये 3 डिफरेंस है, ठीक है। पहला डिफरेंस स्ट्रक्ट कीवर्ड से रिलेटेड, दूसरा डिफरेंस मेंबर फंक्शन से रिलेटेड, और तीसरा डिफरेंस आपका एक्सेस स्पेसिफाइड से रिलेटेड। बाकी जो आपका प्रोटेक्टेड कीवर्ड क्या होता है इसको हम इनहेरिटेंस के साथ में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि अब इसके साथ मातापच्ची करने से कोई सेंस नहीं है। पब्लिक जिसको कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सके। प्राइवेट जिसको केवल और केवल हम बॉडी इस ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस करना देना चाहे। मतलब स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर की बॉडी के बाहर कोई एक्सेस ना कर सके, और अगर क्लास है तो क्लास की बॉडी के बाहर कोई इनको एक्सेस ना कर सके। इसके अलावा कोई डिफरेंस होते हैं? ठीक है, वैसे तो आप कुछ भी बना लीजिए कि सी के स्ट्रक्चर में कंस्ट्रक्टर नहीं होता है, डिस्ट्रक्टर नहीं होता है, सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर में कंस्ट्रक्टर भी होता है, डिस्ट्रक्टर भी होता है। इसके अलावा सी का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें इनहेरिटेंस नहीं होता है। सी प्लस प्लस का जो स्ट्रक्चर है उसमें इनहेरिटेंस होता है। अब वो फिर फालतू की बातें हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आपके सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर और क्लास में कोई फर्क ही नहीं है तो ऑब्वियसली जितने ओप्स के कंसेप्ट आपकी क्लास सपोर्ट करती है सारे ओप्स के कंसेप्ट आपको कौन सपोर्ट करेगा? सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर आपका सपोर्ट करेगा। इन्हीं बातों को हमने लिख रखा है कि डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस। इन सी वेरिएबल डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड द कीवर्ड स्ट्रक्ट व्हाइल सी प्लस प्लस राइटिंग कीवर्ड स्ट्रक्ट इज ऑप्शनल। आप लिखो तो भी सही है, नहीं लिखो तो भी सही है। ए सी स्ट्रक्चर कैन कंटेन ओनली डेटा मेंबर व्हाइल सी प्लस प्लस स्ट्रक्चर कैन कंटेन बोथ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। एंड इन सी नो एक्सेस स्पेसिफाइड एग्जिस्ट बट इन व्हाइल इन सी प्लस प्लस सपोर्ट एक्सेस स्पेसिफाइड। और वो अभी अभी हमने डिस्कस की है, तीन है आपके पास, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, ठीक है। और एक चीज आप और ध्यान रख लेना, ठीक है, कि जो क्लास स्ट्रक्चर के जो मेंबर होते हैं, स्ट्रक्चर मेंबर्स आर बाय डिफॉल्ट पब्लिक। बाय डिफॉल्ट कैसे होते हैं? वो पब्लिक होते हैं। आजकल ऐसे सवाल पूछे जाने लग गए, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कैसे होते हैं? पब्लिक। वाइल दी क्लास मेंबर क्लास मेंबर्स आर बाय डिफॉल्ट कैसे होंगे आपके? प्राइवेट होंगे। वो बाय डिफॉल्ट कैसे होते हैं आपके? प्राइवेट होते हैं, ठीक है। तो अगले क्लास में फिर हम
क्लास एंड ऑब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद इनहेरिटेंस वाला कंसेप्ट है। इनहेरिटेंस वाले कंसेप्ट के बाद हम कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर को डिस्कस करेंगे। फिर आपका पॉलीमॉर्फिज्म वाला कंसेप्ट आ जाएगा और उसके बाद फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड जो कंसेप्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। अंत तक रुके, उसके लिए धन्यवाद आपका। फिर भी कोई शिकायत सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स की तरफ ज़रूर जाइए। धन्यवाद।